Good morning, students. Today we shall discuss about regulation of gene action. इसके पहले आप लोगों ने क्रोमोसोमल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ जीन पढ़ा है और उसमें जीन का स्ट्रक्चर देखा है। आप डीएनए और प्रोटीन के बीच का जो रिलेशन है वो आप जानते हैं, सब आप पढ़ चुके हैं। आप जानते हैं कि डीएनए में हमारे सारे इंफॉर्मेशन कोड के रूप में होते हैं, वहाँ से ट्रांसक्रिप्शन होता है जिससे मैसेंजर आरएनए बनता है, वो आगे राइबोसोम से बाइंड करके और प्रोटीन बनाता है। लेकिन समस्या ये है कि अगर हम यूकैरियोटिक सेल्स की बात करें, हम अपने सेल्स की बात करें, तो हमारे सारे सेल्स में जीन्स जो है वो समान होते हैं। जो हमारे हार्ट के किसी सेल में जीन है वो किडनी के सेल्स में भी है, जो लीवर के सेल्स में है वही पैंक्रियाज के सेल्स में भी है। हर सेल में जीन समान है, लेकिन हर सेल में हर जीन एक्सप्रेस नहीं होता। कुछ सेल में कुछ जीन्स एक्सप्रेस होते हैं, कुछ सेल में कुछ जीन्स एक्सप्रेस होते हैं, यानी नॉट ऑल जीन्स एक्सप्रेस ऑलवेज इन एवरी सेल। और यही नहीं, हर समय अलग अलग जीन्स एक्सप्रेस हो सकते हैं। इसीलिए यहाँ कहा गया ना, जीन एक्शन इज रेगुलेटेड इन टाइम एंड स्पेस। अब जैसे हम प्रोकैरियोटिक सेल की बात करें, एक ही सेल है बैक्टीरिया का, लेकिन उसमें भी सारे जीन हमेशा नहीं एक्सप्रेस होंगे। जरूरत के अनुसार, जब जिसकी जरूरत है वो जीन एक्सप्रेस होगा, जिस जीन की जरूरत नहीं है वो जीन एक्सप्रेस नहीं होगा। इट मीन्स दैट एक्सप्रेशन ऑफ जीन्स इज टू बी रेगुलेटेड, इट इज रेगुलेटेड। जिस जीन की जरूरत है उसे एक्सप्रेस होने देता है सेल, जिसकी जरूरत नहीं है उसको एक्सप्रेस नहीं होने देता है। और जब जिसकी जरूरत होती है उसी समय वो एक्सप्रेस होगा। जब जरूरत नहीं है तो उसको बंद कर दिया जाएगा, लॉक कर दिया जाएगा, नहीं एक्सप्रेस होने दिया जाएगा। एक्सप्रेस होने से मतलब है कि उसमें ट्रांसक्रिप्शन होना, उसमें मैसेंजर आरएनए बनना जीन से, एक्सप्रेशन का ये मतलब। तो कैसे ये संभव होता है, कैसे सेल ये समझता है कि हमें इस समय इन जीन्स को एक्सप्रेस करना है और बाकी जीन्स को एक्सप्रेस नहीं होने देना है? इसके रेगुलेशन का कुछ मैकेनिज्म है। तो वो मैकेनिज्म हम लोग अभी बहुत बेसिक लेवल पर, प्रिलिमिनरी लेवल पर आज समझने की कोशिश करेंगे। दूसरी चीज, एक और बड़ी विशेष चीज सेल्स में देखने को मिलती है, विशेष तौर पर प्रोकैरियोटिक सेल्स। देयर जीन एक्शन इज ऑफन कोऑर्डिनेटेड। कोऑर्डिनेटेड का क्या मतलब है? इसके पहले आप लोगों ने फाइन स्ट्रक्चर ऑफ जीन में समझा था कि जीन के कई पार्ट होते हैं, यानी कुछ पार्ट तो वो हैं जिनसे कि कोडिंग होती है, जिसमें कि इंफॉर्मेशन है, जहां से मैसेंजर आरएनए बनता है। लेकिन उसके अलावा उसमें और भी पार्ट्स होते हैं, सिर्फ उसी से उसका काम नहीं होता। जहां से आरएनए का ट्रांसक्रिप्शन होता है उसे हम स्ट्रक्चरल पार्ट कहते हैं, उसे हम स्ट्रक्चरल जीन कहते हैं, उसको हम सिस्ट्रॉन कहते हैं। तो उसको नियंत्रित करने के लिए, उसकी देख रेख करने के लिए कुछ दूसरे पार्ट्स भी हैं, जैसे ऑपरेटर है, प्रोमोटर है, लीडर है कहीं। तो प्रोमोटर का काम क्या होता है कि वहीं पर आके आरएनए पॉलीमरेज बाइंड करता है और उसके बाद फिर वो स्ट्रक्चरल जीन्स का ट्रांसक्रिप्शन करता है। ऑपरेटर वो जगह है जो कि ये तय करता है कि इस जीन का ट्रांसक्रिप्शन होना है या नहीं। अगर नहीं होना है तो ऑपरेटर को लॉक कर दिया जाता है। कैसे लॉक होता है ये हम लोग देखेंगे। अगर ट्रांसक्रिप्शन होना है तो उसका लॉक खुल जाता है। तो
अब एक जीन के साथ यानी कि प्रमोटर चाहिए, ऑपरेटर चाहिए, ये सारी चीजें चाहिए। लेकिन प्रोकैरियोटिक सेल्स में अक्सर क्या होता है कि जो रिलेटेड जीन्स है या ऐसे प्रोटीन्स जिनका एक ही किसी कार्यक्रम में, एक ही किसी मेटाबॉलिक साइकिल में उनकी जरूरत है। जैसे सपोज कीजिए कि कोई अमीनो एसिड बनाना है, हिस्टिडीन बनाना है सेल को, तो किसी प्रोकैरियोटिक सेल को, और उसको बनाने में मान लीजिए 5 जीन्स, 5 प्रोटीन की जरूरत है, तो 5 जीन इन्वॉल्व है उसके लिए, 5 जीन वो 5 प्रोटीन बनाएंगे, तब जाके हिस्टिडीन की सिंथेसिस होगी उन पांचों प्रोटीन से। तो अब अगर हर जीन का अलग अलग अपना प्रमोटर है, अपना ऑपरेटर है, तो क्या होगा कि फिर उस प्रक्रिया में दिक्कत हो सकती है, समय लगेगा कि पांचों जीन अलग अलग तरह से काम कर रहे हैं, और कहीं किसी एक जीन में कुछ दिक्कत आई, उसके प्रमोटर ऑपरेटर में कुछ दिक्कत आई, तो उसका प्रोडक्ट नहीं बनेगा, तो बाकी 4 प्रोडक्ट तो बने लेकिन 5वां नहीं मिला, काम रुक जाएगा। अब ऐसे ही है, जैसे समझिए कि आपको अपना मकान बनवाना है, तो आपको सीमेंट, बालू, ईंट, सरिया, ये सारी चीजें चाहिए। अब इसमें से सीमेंट, बालू, ईंट ये तो आपके घर पहुंच गया, लेकिन सरिया नहीं पहुंची, उसके जहां से आपने ऑर्डर किया था उसकी दुकान बंद थी, किसी कारण से नहीं वो सप्लाई कर पाया, तो आपका जो काम है वो रुक जाएगा। 4 चीजें आ गई लेकिन एक चीज नहीं आई, तो उससे आपका काम रुक गया। तो अब सपोज कीजिए कि आपने इससे बचने के लिए एक तरीका निकाला कि एक ऐसा आपने सप्लायर खोजा जो आपको पांचों चीज दे दे। तो आपने उसको ऑर्डर किया कि भैया हमको जब भेजो तो ये पांचों चीज भेज दो, तो वो पांचों चीज एक साथ भेज दे रहा है। तो क्या हो रहा है कि आपके काम के रुकने की संभावना कम है, उसकी दुकान खुली है तो पांचों चीज मिल जा रही है, तो बजाय अलग अलग जगह से मंगाने से आपने एक जगह से। उसी तरह से प्रोकैरियोटिक सेल्स भी ये सोचते हैं कि अगर 5 जीन को अलग अलग उनका ऑफिस रहेगा, सबका प्रमोटर ऑपरेटर अलग अलग रहेगा, तो किसी एक में कोई दिक्कत हुई तो उसका प्रोडक्ट नहीं बना, तो बाकी सारे के प्रोडक्ट तो बने लेकिन वो बेकार हो गए। इसलिए प्रोकैरियोटिक सेल्स ने क्या किया है कि अपने कई ऐसे जीन्स को जिनके प्रोडक्ट्स किसी एक मेटाबॉलिक पाथवे में इन्वॉल्व हो रहे हैं, उन जीन्स को एक साथ क्लब कर लिया है। आगे हम लोग उसका एग्जाम्पल देखेंगे। एक साथ क्लब कर दिया और सबका जो ऑफिस है वो कॉमन कर दिया, यानी प्रमोटर कॉमन कर दिया, ऑपरेटर कॉमन कर दिया। एक ही प्रमोटर चारों पांचों जीन को ऑपरेट कर ले रहा है, एक ही ऑपरेटर सबका काम देख ले रहा है। ठीक है, तो इससे क्या हो गया कि बड़ी सहूलियत हो गई, और इस बात की संभावना कम है कि किसी एक जीन के कारण कोई दिक्कत आ सकती है। तो इस तरह की जो क्लबिंग होती है जीन्स की, उसे हम ओपेरॉन कहते हैं। और अक्सर उन जो जीन्स क्लब हो जाते हैं उनसे एक बड़ा सा मैसेंजर आरएनए बनता है, मतलब प्रीमेच्योर मैसेंजर आरएनए, वो पॉलीसिस्ट्रॉनिक होता है, यानी एक ही में कई प्रोटीन्स के इंफॉर्मेशन पॉलीसिस्ट्रॉनिक। ठीक है, फिर बाद में वो उसके सारे जो इंफॉर्मेशन है वो अलग अलग अपना काम कर लेते हैं। यानी आरएनए में, इस आरएनए में एक ही प्रोटीन का इंफॉर्मेशन नहीं है बल्कि कई प्रोटीन का इंफॉर्मेशन है। इस तरह का अगर कोई आरएनए बन रहा है तो उसे हम पॉलीसिस्टोनिक आरएनए कहते हैं, और ये प्रोकैरियोटिक सेल्स में अक्सर पाया जाता है। यूकैरियोटिक सेल्स में तो नहीं इसका कोई रिकॉर्ड है, लेकिन प्रोकैरियोट्स में अक्सर पाया जाता है। तो प्रोकैरियोट्स में जो रेगुलेशन है ये मुख्य रूप से ट्रांसक्रिप्शन के लेवल पर ही होता है। जो जीन का रेगुलेशन है, जीन सबसे पहले ट्रांसक्रिप्शन करता है, उसके बाद उसमें आरएनए की प्रोसेसिंग होती है। जो शुरू में बनता है आरएनए मैसेंजर आरएनए से पहले, जिसे हम हेटेरोजीनियस न्यूक्लियर आरएनए कहते हैं, या जिसे हम डीएनए लाइक आरएनए कहते हैं, उसकी प्रोसेसिंग होती है, तब वो मैसेंजर आरएनए बनता है, मैच्योर मैसेंजर। तो रेगुलेशन कहाँ कहाँ हो सकता है, या तो ट्रांसक्रिप्शन के लेवल पर होगा या उसके प्रोसेसिंग के लेवल पर होगा।
या फिर ट्रांसलेशन के लेवल पर हो सकता है जहां प्रोटीन की सिंथेसिस हो रही है। तो प्रोकैरियोट्स में तो मुख्य रूप से ट्रांसक्रिप्शन के लेवल पर होता है, यूकैरियोट्स में ट्रांसक्रिप्शन के लेवल पर होता है और कुछ केसेस में उसके प्रोसेसिंग के लेवल पर भी हो सकता है और कुछ केसेस में ट्रांसलेशन के लेवल पर भी होता है। अब हम सेल के अंदर चलें, अभी हम प्रोकैरियोटिक सेल्स की बात कर रहे हैं। जब जीन का रेगुलेशन होगा, जीन से जो प्रोडक्ट बनते हैं उसमें मेजॉरिटी जो है वो एंजाइम्स की होती है। तो कुछ तो एंजाइम्स ऐसे होते हैं जिनकी हमेशा जरूरत होती है, सेल को बराबर मात्रा में हमेशा जरूरत पड़ती है, जैसे एंजाइम्स ऑफ ग्लाइकोलिसिस। आप जानते हैं ग्लाइकोलिसिस, ग्लूकोज के मेटाबॉलिज्म का जो पहला स्टेप होता है वो ग्लाइकोलिसिस है। तो ग्लाइकोलिसिस के जो एंजाइम्स हैं ये सेल में हमेशा बनते हैं और इसके लिए जो रिस्पॉन्सिबल जीन्स हैं दे आर ऑलवेज एक्टिव, दे आर ऑलवेज ऑन देयर वर्क। तो ऐसे एंजाइम्स जिनका कंसंट्रेशन सेल में लगभग हमेशा कांस्टेंट रहता है, ऐसे एंजाइम्स को, जैसे ग्लाइकोलिसिस के एंजाइम्स को हम कहते हैं कॉन्स्टिट्यूटिव एंजाइम्स। लेकिन सारे एंजाइम ऐसे नहीं, बहुत सारे दूसरे ऐसे एंजाइम हैं जिनकी जब जरूरत होती है तब वो बनने शुरू होते हैं और ऐसे एंजाइम्स को हम कहते हैं इंड्यूसिबल एंजाइम्स। इंड्यूसिबल एंजाइम्स की क्या विशेषता है कि सामान्यतः ये सेल में बहुत थोड़ी सी मात्रा में रहेंगे, थोड़ी सी मात्रा, लेकिन जब कोई उनकी जरूरत होगी तब उनकी सिंथेसिस बढ़ जाती है। कैसे? कोई इंड्यूसर मॉलिक्यूल होता है, कोई ऐसा मॉलिक्यूल होगा जो उसके सिंथेसिस को इंड्यूस करेगा, बढ़ा देगा। तो ऐसे एंजाइम्स जो जरूरत पड़ने पर उन्हें कोई मॉलिक्यूल इंड्यूस करे और तब उनका कंसंट्रेशन बढ़े, बाकी सामान्यतः उनका कंसंट्रेशन कम रहे, ऐसे एंजाइम्स को हम इंड्यूसिबल एंजाइम्स कहते हैं। और जो हमेशा बराबर मात्रा में रहते हैं उन्हें कॉन्स्टिट्यूटिव एंजाइम्स कहते हैं। तो इंड्यूसिबल एंजाइम का एग्जांपल है जैसे बीटा गैलेक्टोसाइडेज। ये कौन सा क्या एंजाइम है भाई, क्या करता है? ये लैक्टोज के मेटाबॉलिज्म में इन्वॉल्व। तो सामान्यतः जो जैसे इकोलाई है, एस्चेरिशिया कोलाई, सामान्यतः इसका मेटाबॉलिज्म ग्लूकोज पर डिपेंडेंट है। इसके मीडियम में ग्लूकोज है तो ये ग्लूकोज को ही प्रेफर करेगा, ग्लूकोज की मेटाबॉलिज्म। लैक्टोज पर भी ये जिंदा रह सकता है, लेकिन जब ग्लूकोज मिल रहा है तो लैक्टोज नहीं यूज करेगा और लैक्टोज के मेटाबॉलिज्म के लिए जो जरूरी एंजाइम्स है वो नहीं बनेंगे। लेकिन अगर हम इसको लैक्टोज के मीडियम में ट्रांसफर कर दें, यानी ऐसे मीडियम में जिसमें ग्लूकोज बहुत कम है, लैक्टोज ही ज्यादा है, तब क्या होगा? तब लैक्टोज इंड्यूसर का काम करता है और लैक्टोज के लिए जो जरूरी एंजाइम है, जिसमें मुख्य रूप से बीटा गैलेक्टोसाइडेज है और भी है, गैलेक्टोसाइड परमिएज, थायोगैलेक्टोसाइड ट्रांसएसिटिलेज, इन एंजाइम्स का मेटाबॉलिज्म उस समय अचानक से बढ़ जाता है। कब? जब मीडियम में लैक्टोज हो। इसके अलावा कुछ ऐसे भी एंजाइम्स हैं जो सामान्यतः तो सिंथेसिस उनकी होती रहती है, लेकिन अगर उनकी जरूरत नहीं है तो उस समय सेल उनकी सिंथेसिस को सप्रेस कर देता है, रोक देता है। यानी तीन तरह की बातें हो गई। एक तो कॉन्स्टिट्यूटिव एंजाइम, वो एंजाइम जो सेल में हमेशा लगभग कांस्टेंट अमाउंट में बन रहा है, जैसे एंजाइम्स ऑफ ग्लाइकोलिसिस। दूसरा इंड्यूसिबल एंजाइम्स, यानी सामान्यतः वो बहुत कम बनते हैं, लेकिन जब उनकी जरूरत होगी तो उनके सिंथेसिस का रेट बढ़ जाएगा, इन्हें हम इंड्यूसिबल एंजाइम्स कहेंगे। और इसका एग्जांपल बीटा गैलेक्टोसाइडेज। और तीसरा केस रिप्रेसिबल एंजाइम्स का है, जो सामान्यतः तो पर्याप्त मात्रा में बनते हैं, लेकिन जब उनकी जरूरत नहीं होती है तो उस समय सेल उनके सिंथेसिस को सप्रेस कर देता है, रोक देता है।
यहाँ देखिए इसको दिखाया गया है एंजाइम इंडक्शन को, यानी इंड्यूसिबल एंजाइम को। यहाँ लैक्टोज के मेटाबॉलिज्म के लिए जो संबंधित एंजाइम है जैसे बीटा गैलेक्टोसाइडेज, ये शुरू में देखिए इसकी एक्टिविटी बहुत कम है, इसका लेवल बहुत कम है। लेकिन अगर मीडियम में लैक्टोज ऐड कर दिया जाए तो इसकी एक्टिविटी अचानक से बढ़ जाती है। ठीक है, कब बढ़ रही है? जब लैक्टोज डाला जाए। तो लैक्टोज इंड्यूसर हो गया और जो बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम है ये इंड्यूसिबल एंजाइम। और इसके उलट यहाँ देखिए एंजाइम रिप्रेशन, ये हिस्टिडीन, ये एक अमीनो एसिड है, प्रोटीन सिंथेसिस में इन्वॉल्व होगा। तो सामान्यतः हिस्टिडीन की सिंथेसिस पर्याप्त मात्रा में हो रही है, इस एंजाइम की एक्टिविटी भी पर्याप्त है, क्योंकि हिस्टिडीन सामान्यतः सेल अपना खुद बना लेता है। इस अमीनो एसिड की सिंथेसिस सेल के अंदर होती है। लेकिन अगर इसके मीडियम में हम बाहर से हिस्टिडीन ऐड करते हैं सफिशिएंट मात्रा, तो बाहर से मिलेगा तो ये अपना क्यों बनाएगा भाई, अपनी एनर्जी क्यों वेस्ट करे, अपना जो उसके लिए मटेरियल्स इस्तेमाल होंगे, जो रॉ मटेरियल्स, वो क्यों वेस्ट करे। तो ये जब बाहर से हिस्टिडीन मिलता है तो अपना बनाना बंद कर देता है। तो क्या हो रहा है देखिए, हिस्टिडीन सामान्यतः इसके लिए सब जरूरी एंजाइम अधिक मात्रा में बन रहे हैं, लेकिन जब हमने बाहर से हिस्टिडीन ही ऐड कर दिया तो हिस्टिडीन से संबंधित जो एंजाइम है उनकी सिंथेसिस तुरंत कम हो गई, अचानक से कम हो गई, उनकी एक्टिविटी कम हो गई, उनकी सिंथेसिस कम हो गई। तो यहाँ क्या हो रहा है, सॉरी, यहाँ ये एंजाइम का रिप्रेशन है। दिस इज द केस ऑफ एंजाइम रिप्रेशन। सो हियर you can see two opposite cases, two contradictory cases. In one case the synthesis of some enzymes is being induced, and in the other case synthesis of some enzyme is being repressed. तो ये सब एग्जाम्पल हैं जीन रेगुलेशन के। यहाँ पर इसकी एक्टिविटी बढ़ कैसे रही है, यानी कोई जीन जो इनएक्टिव था वो अब उसको एक्टिव कर दिया गया। इस केस में पहले जो जीन इनएक्टिव था अब उसको लैक्टोज डालने पर वो एक्टिव हो गया। और यहाँ क्या हो रहा है, हिस्टिडीन के सिंथेसिस में जो एंजाइम्स इन्वॉल्व हैं उनका प्रोडक्शन सामान्यतः अधिक है, लेकिन जब उसमें हमने बाहर से हिस्टिडीन ऐड कर दिया तो उसका प्रोडक्शन, उन एंजाइम्स का प्रोडक्शन रिप्रेस हो गया। आगे चले, अब हम ओपेरॉन मॉडल की बात करेंगे जीन प्रोकैरियोट्स में। ओपेरॉन्स हैं क्या? ओपेरॉन्स आर कोऑर्डिनेटेड यूनिट्स ऑफ जेनेटिक एक्सप्रेशन। कुछ जीन्स का ये कोऑर्डिनेटेड स्ट्रक्चर है, कुछ जीन्स मिलजुल कर काम करते हैं एक साथ, उन्होंने अपने कुछ चीजों को शेयर कर रखा है, 4 जीन है, 3 जीन है, और अपने प्रोमोटर को शेयर कर लिया, एक ही प्रोमोटर से सबका काम हो रहा है, एक ही ऑपरेटर से सबका काम हो रहा है ना। तो ये कोऑर्डिनेटेड एक्शन है, ठीक। तो इसमें इसको हम ओपेरॉन कहते हैं। जैकब एंड मोनॉड ने इसका कंसेप्ट दिया था, इसको खोजा था। तो इसमें एक रेगुलेटर जीन है, 3 मुख्य तरह की ये जीन है। एक तो रेगुलेटर जीन है, एक ऑपरेटर जीन है, एक स्ट्रक्चरल जीन है। एक नहीं, ये जितनी जरूरत हो उतनी हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं। अब इसमें जो सामान्य इसकी वर्किंग है वो ये है कि एक रेगुलेटर जीन वो जनरली एक रिप्रेसर मॉलिक्यूल सिंथेसाइज करता है। रिप्रेसर यानी जो किसी चीज को रोक दे, रिप्रेस कर दे। ये रिप्रेसर सामान्यतः जाकर ऑपरेटर से बाइंड कर लेता है, यानी जीन के फाइन स्ट्रक्चर में जो ऑपरेटर पार्ट है उससे जाकर ये बाइंड कर लेता है। अब इससे क्या हो गया, ऑपरेटर लॉक हो गया। ऑपरेटर लॉक हो गया तो ये आगे जो स्ट्रक्चरल जीन्स हैं, जो मुख्य रूप से जो सिस्ट्रॉन्स हैं, स्ट्रक्चरल जीन्स हैं, उनका ट्रांसक्रिप्शन ये होने ही नहीं देगा, है ना। क्यों, हम लोग आगे देखेंगे। क्योंकि ऑपरेटर पर जब रिप्रेसर बाइंड कर लेता है तो ये प्रोमोटर में कुछ ऐसा परिवर्तन कर देता है जो आगे प्रोमोटर है कि अब उससे आरएनए पॉलीमरेज आकर बाइंड नहीं कर पाता है और इससे स्ट्रक्चरल जीन्स का ट्रांसक्रिप्शन रुक जाता है। ये ओपेरॉन मॉडल, इसमें देखिए क्या हो रहा है।
यहाँ पर ये 3 स्ट्रक्चरल जीन इसमें दिखाए गए हैं, SG1, SG2, SG3, दीज आर स्ट्रक्चरल जीन्स। ये इसका ऑपरेटर है, ऑपरेटर पार्ट है, जहां पर या तो ताला बंद हो सकता है या ताला खुल सकता है। इसके पहले ये प्रोमोटर फॉर ऑपरेटर है, दिस इज प्रोमोटर फॉर ऑपरेटर। यहां पर ये एक रेगुलेटर जीन है एंड दिस इज प्रोमोटर फॉर रेगुलेटर। ये जो रेगुलेटर जीन है, यहां से एक आरएनए बनता है जिसे हम रिप्रेसर कहते हैं। एक रिप्रेसर मॉलिक्यूल की सिंथेसिस हो रही है। अब ये रिप्रेसर सामान्यतः जाकर और इस ऑपरेटर के साथ बाइंड कर लेता है। ये रिप्रेसर जाकर इस ऑपरेटर के साथ बाइंड कर लिया। अब जब यहां पर ये रिप्रेसर बाइंड कर लिया, तो ये जो आरएनए पॉलीमरेज है जिसको यहां बाइंड करना जरूरी है, ये आरएनए पॉलीमरेज इस प्रोमोटर से जब बाइंड करता और फिर आगे जाता तो ये इन तीनों स्ट्रक्चरल जीन्स का ट्रांसक्रिप्शन करता। ये आरएनए पॉलीमरेज कहां बाइंड करता है? यहां बाइंड करता प्रोमोटर के साथ, फिर ये आगे बढ़ता हुआ ऑपरेटर से होता हुआ इन स्ट्रक्चरल जीन्स के थ्रू होकर गुजरता और इनका ट्रांसक्रिप्शन करता। लेकिन अब ये जो ऑपरेटर यहां बाइंड कर लिया है, तो ये पॉलीमरेज आरएनए पॉलीमरेज ये यहां बाइंड ही नहीं कर सकता, है ना। और किसी तरह से अगर बाइंड करता भी तो आगे नहीं बढ़ता। लेकिन अब आगे देखिए क्या हो रहा है। अब क्या हो रहा है कि एक इंड्यूसर आया, जैसे उदाहरण के केस में इंड्यूसिबल एंजाइम कौन सा हमने देखा है? लैक्टोज के लिए जो बीटा गैलेक्टोसाइडेज था वो इंड्यूसिबल एंजाइम था। तो मान लीजिए कि ये लैक्टोज है, इंड्यूसर जो है लैक्टोज, ठीक है, या कोई और इंड्यूसर है। ये आता है तो ये क्या कर रहा है? ये इस रिप्रेसर के साथ बाइंड कर लेगा। जब इंड्यूसर नहीं था तो रिप्रेसर यहां जाके बाइंड कर सकता था, लेकिन अब इंड्यूसर ने रिप्रेसर के साथ बाइंड जब कर लिया तो अब ये रिप्रेसर इनएक्टिव हो गया, इसका स्ट्रक्चर ऐसा बदल गया कि ये इनएक्टिव हो गया। और जब ये इनएक्टिव हो गया तो अब ये ऑपरेटर के साथ बाइंड नहीं कर सकता है। दिस repressor inducer complex, this is a repressor inducer complex, now it is inactive, it cannot bind to this operator, and when it cannot bind to operator then the lock is open, the gene is unlocked, this operon is unlocked, and hence this RNA polymerase now can bind easily to this promoter for operator, promoter gene. अब आरएनए पॉलीमरेज यहां से आसानी से आगे बढ़ेगा, गेट खुल गया, ताला खुल गया और ये तीनों स्ट्रक्चरल जीन्स से होते हुए गुजरेगा और यहां जा इनको पार करने के बाद आप देखिए कि एक पॉलीसिस्ट्रॉनिक आरएनए बन गया। पॉलीसिस्ट्रॉनिक, एक ही बड़े से आरएनए में इन तीनों स्ट्रक्चरल जीन्स की इंफॉर्मेशन। अब ओपेरॉन में हम लोग स्पेसिफिक एक केस देखें, लैक ओपेरॉन का। लैक ओपेरॉन, इसका पूरा नाम है लैक्टोज ओपेरॉन। तो ये जैकब एंड मोडान द्वारा डिस्कवर्ड है। इस लैक ओपेरॉन में तो समझ आइए कि ये लैक्टोज के मेटाबॉलिज्म से संबंधित ओपेरॉन है। लैक्टोज के मेटाबॉलिज्म से संबंधित जो स्ट्रक्चरल जीन्स हैं उनका एक कोऑर्डिनेटेड यूनिट है, ठीक है। लैक्टोज के मेटाबॉलिज्म के लिए जो जरूरी एंजाइम्स हैं वो मिलजुल कर उन्होंने एक यूनिट बनाया है, उसी को हम लैक्टोज ओपेरॉन कहेंगे, कोऑर्डिनेटेड यूनिट बनाया है। तो ये लैक ओपेरॉन कैसा है भाई? ये इंड्यूसिबल है। ई कोलाई में लैक ओपेरॉन इंड्यूसिबल है। और इसके क्या क्या इसके पार्ट्स हैं? 3 तो पहले स्ट्रक्चरल जीन्स हैं, ZYA, नाम आर्बिट्रेरी है, जो जिसने रख दिया वही नाम चलता है, ZYA। तो Z पहला जो है इट कोड्स फॉर बीटा गैलेक्टोसाइडेज, दूसरा Y कोड्स फॉर बीटा गैलेक्टोसाइड परमिएज, एंड दिस थर्ड वन A इट कोड्स फॉर बीटा गैलेक्टोसाइड ट्रांसएसिटिलेज।
Actually, all these three enzymes are required for synthesis, for metabolism of lactose. All these three enzymes are required for metabolism of lactose. तो सामान्यतः तो हमने देखा कि वो ग्लूकोज पर सरवाइव करता है। अगर हमने ग्लूकोज की जगह में उसके मीडियम में लैक्टोज डाला, तब वो लैक्टोज इंड्यूसर का काम करेगा और इन एंजाइम्स के सिंथेसिस को इंड्यूस करेगा। ठीक है, तो ये तीन स्ट्रक्चरल जीन्स हैं। इसके बाद एक रेगुलेटर जीन, एक ये रेगुलेटर जीन है जो कि इसका नाम आई जीन है यहाँ, और ये एक रिप्रेसर की सिंथेसिस करेगा। ये रिप्रेसर जो 360 अमीनो एसिड लंबा है। इसके अलावा एक प्रोमोटर जीन है और एक ऑपरेटर है। इस ऑपरेटर से रिप्रेसर बाइंड करता है। आगे देखेंगे उसको। ये देखिए, ये ZYA, these three are the structural genes, Z, Y and A. These are the structural genes. Or this is the operator, this is the promoter, and this is the I gene, means repressor gene. और ये एक रिप्रेसर मॉलिक्यूल की सिंथेसिस करता है। इसने mRNA बनाया और इससे प्रोटीन की सिंथेसिस हो गई। रिप्रेसर, इसका नाम है रिप्रेसर। ये रिप्रेसर यहां जाकर ऑपरेटर के साथ बाइंड कर लेता है। जब ये ऑपरेटर से बाइंड कर लिया तो ये तीनों स्ट्रक्चरल जीन लॉक हो गए। अब इनका ट्रांसक्रिप्शन नहीं हो सकता, तब तक नहीं हो सकता है जब तक कि इस ऑपरेटर पर ये रिप्रेसर बाइंड। लेकिन आगे अब आ गया एक इंड्यूसर। देखिए यहां पर इंड्यूसर है। ये इंड्यूसर क्या है? यहां पर लैक्टोज है। इंड्यूसर लैक्टोज है। ये जब लैक्टोज आया तो इसने इस रिप्रेसर के साथ बाइंड कर लिया, तो इंड्यूसर रिप्रेसर कॉम्प्लेक्स बन गया। रिप्रेसर यहां से बन रहा था, इंड्यूसर बाहर से आया, दोनों एक दूसरे से बाइंड कर गए और कॉम्प्लेक्स बन गया। अब ये जो रिप्रेसर है ये इस ऑपरेटर के साथ बाइंड नहीं कर सकता। जब नहीं करेगा तो इसका मतलब ये ताला इसका खुल गया, अनलॉक हो गया। ये अनलॉक हो गया तो अब आरएनए पॉलीमरेज यहाँ आया, यहाँ उसने बाइंड किया और आगे बढ़ता गया और ZYA तीनों का उसने ट्रांसक्रिप्शन कर दिया और एक पॉलीसिस्ट्रॉनिक लैक मैसेंजर आरएनए बन गया। दिस इज द पॉलीसिस्ट्रॉनिक लैक मैसेंजर आरएनए। इसमें इन तीनों एंजाइम्स का इंफॉर्मेशन है, तीनों एंजाइम की सिंथेसिस हो जाएगी। बीटा गैलेक्टोसाइडेज, परमिएज एंड ट्रांसएसिटिडेज। ये कैटाबोलिक रिप्रेशन, ये एक और केस है। ये क्या है भाई? इसके पहले हमने देखा कि रिप्रेशन जैसे अगर हिस्टिडीन की सिंथेसिस होनी है, हिस्टिडीन हमने ऐड किया मीडियम में, तो हिस्टिडीन अपने लिए जरूरी एंजाइम्स की सिंथेसिस को रोकता है। यानी एक मेटाबोलाइट अगर प्रचुर मात्रा में है तो वो अपने फर्दर सिंथेसिस को रोक दे। ये तो बात समझ में आ रही है कि कोई मेटाबोलाइट हमने बाहर से दिया, हिस्टिडीन हमने बाहर से दिया, तो अंदर बनने की जरूरत नहीं है, सेल में बनने की जरूरत नहीं है, इसलिए वो अपने सिंथेसिस से संबंधित जो एंजाइम्स हैं उनको सप्रेस कर दे। लेकिन कभी कभी क्या हो रहा है कि एक मेटाबोलाइट अपने एंजाइम नहीं, दूसरे किसी चीज के एंजाइम के सिंथेसिस को सप्रेस कर रहा है। ठीक है, हिस्टिडीन के केस में क्या आपने देखा कि वो अपने ही संबंधित एंजाइम को सप्रेस कर रहा है। लेकिन दूसरा केस हम लोग, ये जो ग्लूकोज का हम लोगों ने देखा कि अगर ग्लूकोज प्रचुर मात्रा में है तो ई कोलाई सेल के अंदर लैक्टोज से संबंधित एंजाइम नहीं बन रहे, लैक्टोज के मेटाबॉलिज्म से संबंधित एंजाइम नहीं बन रहे। ठीक है, तो क्या क्यों ऐसा हो रहा है भाई? ग्लूकोज लैक्टोज से संबंधित एंजाइम
को रिप्रेस कर देता है। फिर से समझिए इसको, मीडियम में ग्लूकोज काफी है तो सेल ये प्रेफर करेगा कि वो ग्लूकोज पर ही डिपेंड रहे। अगर लैक्टोज है भी थोड़ा सेल मीडियम में तो वो लैक्टोज पर डिपेंड ना हो। अब इसके लिए ग्लूकोज जो है इसको लैक्टोज से क्या लेना देना, लेकिन ये लैक्टोज के लिए जो जरूरी एंजाइम्स हैं बीटा गैलेक्टोसाइडेज जैसे, उसके सिंथेसिस को रिप्रेस कर देता है। इसे हम कहते हैं कैटाबोलिक रिप्रेशन। कैटाबोलिक रिप्रेशन यानी एक मेटाबोलाइट जैसे ग्लूकोज प्रचुर मात्रा में है मीडियम में, इकोलाई के मीडियम में, ठीक है। इकोलाई को लैक्टोज से संबंधित एंजाइम की जरूरत नहीं है, ठीक। तो उसके एंजाइम को कैसे रोक रहा है, ग्लूकोज उसके एंजाइम के सिंथेसिस को रोक दे रहा है, ठीक। ये रिप्रेशन, कैटाबोलिक रिप्रेशन। और जब हम ग्लूकोज को हटा लें और लैक्टोज ज्यादा कर दें तो लैक्टोज अपने एंजाइम को इंड्यूस कर ले रहा है, वो एंजाइम इंडक्शन, और ये कैटाबोलिक रिप्रेशन। ध्यान रहे, कैटाबोलिक रिप्रेशन मतलब जब एक मेटाबोलाइट दूसरे मेटाबोलाइट के संबंधित एंजाइम्स को रिप्रेस करे तब हम इसे कैटाबोलिक रिप्रेशन कहते हैं। ग्लूकोज किसके एंजाइम्स को रिप्रेस कर रहा है, यहां लैक्टोज के एंजाइम्स को, इसलिए हम इसे कैटाबोलिक रिप्रेशन कहते हैं। कैसे ये करता है भाई, जब ग्लूकोज का लेवल अधिक होता है तो साइक्लिक एएमपी का लेवल कम हो जाता है सेल में। साइक्लिक एएमपी क्या करता है, साइक्लिक एएमपी जरूरी होता है, एक प्रोटीन है सीएपी, इसका पूरा नाम है कैटाबोलाइट एक्टिवेटर प्रोटीन। ये सीएपी प्रोमोटर साइट से बाइंड करता है, और जब ये प्रोमोटर साइट से बाइंड करता है तभी आरएनए पॉलीमरेज भी प्रोमोटर साइट से बाइंड करता है। यानी सीएपी आरएनए पॉलीमरेज को के प्रोमोटर से बाइंड करने में मदद करता है, और इसके लिए साइक्लिक एएमपी जरूरी है। साइक्लिक एएमपी जरूरी है, लेकिन अगर साइक्लिक एएमपी का लेवल लो हो गया, कैसे लो हो गया, ग्लूकोज ने लो कर दिया, साइक्लिक एएमपी घटा, सीएपी की प्रोमोटर से बाइंडिंग घटी, सीएपी की प्रोमोटर से बाइंडिंग घटी, आरएनए पॉलीमरेज की प्रोमोटर से बाइंडिंग घटी, और जब आरएनए पॉलीमरेज की प्रोमोटर से बाइंडिंग घटी तो बीटा गैलेक्टोसाइडेज का बनना। आगे चलो, अब ये अगला ऑपरेंड ट्रिप्टोफैन ऑपरेंड, ये यानोस्की और उनके कलीग्स ने ढूंढा था इसको। ट्रिप्टोफैन एक अमीनो एसिड है जो इकोलाई जनरली खुद अपना बना लेता है, लेकिन देखा जाता है कि अगर मीडियम में बाहर से हम ट्रिप्टोफैन बाहर से ही ज्यादा डाल दें तो वो खुद इसको नहीं बनाता है। लोगों ने पहले भी देखा था, वो खुद इसको नहीं बनाता है, बाहर से फिर लेने लगता है। कैसे इसका, उसके एंजाइम्स की सिंथेसिस को रोक देता है भाई, ट्रिप्टोफैन की सिंथेसिस रोक देता है, ये भी एक ओपेरॉन से होता है। तो ट्रिप्टोफैन ओपेरॉन में 5 स्ट्रक्चरल जीन है, एक ऑपरेटर और प्रोमोटर है जो ओवरलैप करते हैं एक दूसरे से, एक लीडर है, और यहाँ एक एडिशनल चीज है, अटेनुएटर, ठीक है, इसका हम रोल देखेंगे आगे। और ये एक रिप्रेसर जीन, टीआरपीआर रिप्रेसर जीन, ठीक। ये इस बाकी के जीन से थोड़ा दूर होता है, इनके बिल्कुल पास नहीं है, जैसा लैक ओपेरॉन में हमने देखा था वैसा नहीं है। यहां पर ये जो रिप्रेसर जीन है ये दूर है बाकी से। अब जब ट्रिप्टोफैन की सप्लाई अधिक होती है तो ये जो रिप्रेसर जीन है ये एक रिप्रेसर प्रोटीन बनाता है। When tryptophan supply is high, the repressor protein is synthesized कहां से, from TRP, ट्रिप्टोफैन रिप्रेसर जीन से। और ये रिप्रेसर क्या करता है, ये ट्रिप्टोफैन के साथ एक कॉम्प्लेक्स बना लेता है, ठीक। ट्रिप्टोफैन मीडियम में हमने ज्यादा दिया ही है, उसके साथ मिलकर रिप्रेसर प्रोटीन ने क्या बना लिया, एक कॉम्प्लेक्स बना लिया। अब ये कॉम्प्लेक्स ऑपरेटर के साथ बाइंड कर जाता है,
अगर ट्रिप्टोफैन नहीं है तो ये जो रिप्रेसर प्रोटीन है ये ऑपरेटर से बाइंड नहीं कर पाता। यहाँ उल्टा केस है उसका। सामान्य केस में यहाँ रिप्रेसर ऑपरेटर से बाइंड नहीं करेगा। ये कब बाइंड करता है? जब वो कॉम्प्लेक्स बना लेता है किसके साथ? ट्रिप्टोफैन के साथ। ठीक है, तो ट्रिप्टोफैन यहाँ पर एक को रिप्रेसर का काम करता है। आगे हम लोग पहले इस डायग्राम को देखें। इसमें देखिए ये 5 स्ट्रक्चरल जीन्स है ट्रिप्टोफैन न्यूक्लियन में, ए बी सी डी ई नाम रखा गया है। ये उन 5 एंजाइम से के लिए जीन्स हैं जिनकी जरूरत ट्रिप्टोफैन के सिंथेसिस में पड़ती है। तो सामान्य केस होता तो ये पांचों जीन अपना काम करते, एंजाइम बनाते और वो एंजाइम मिलकर ट्रिप्टोफैन की सिंथेसिस करते। लेकिन अगर ट्रिप्टोफैन मीडियम में है अगर ट्रिप्टोफैन मीडियम में है, देखिए यहां पर ये ट्रिप्टोफैन है, टीआरपी थोड़ा सा हल्का हो गया है, सॉरी, ट्रिप्टोफैन मीडियम में है, टीआरपी। ये एक जीन है ट्रिप्टोफैन रिप्रेसर जीन। ये आप देख रहे हैं कि बाकी के ओपेरॉन से ये दूर है ना, बिल्कुल उसके साथ नहीं है। ये सारे यहाँ हैं, उनसे ये कहीं दूर है, इसलिए अलग इसको दिखाया गया है। और ये टीआरपीआर ये रिप्रेसर की सिंथेसिस कर रहा है। ये रिप्रेसर किससे बाइंड कर ले रहा है? ट्रिप्टोफैन से, जिसको हमने मीडियम में डाला है। अब जब ये बाइंड कर लिया तो ये जाके इस ऑपरेटर के साथ बाइंड कर लेता है। ठीक, अब ये ऑपरेटर के साथ बाइंड कर लिया तो क्या हुआ? ऑपरेटर लॉक हो गया। लॉक हो गया, अब आरएनए पॉलीमरेज आकर यहां बाइंड नहीं कर पाएगा और इन जीन्स की सिंथेसिस रुक गई, लॉक हो गई, बंद हो गई। कब बंद हुई? जब मीडियम में यहां पर ट्रिप्टोफैन है। अगर ये ट्रिप्टोफैन नहीं होता तब क्या होता? ट्रिप्टोफैन नहीं होता तो इन दोनों की बाइंडिंग नहीं होती, ट्रिप्टोफैन और रिप्रेसर की बाइंडिंग नहीं होती। ठीक है, फिर रिप्रेसर जाकर यहां बाइंड कर लेता है, सॉरी, फिर रिप्रेसर यहां पर बाइंड नहीं करता। यहां पर ये बाइंडिंग कब हो रही है? जब टीआरपी और रिप्रेसर एक दूसरे से कॉम्प्लेक्स बना रहे हैं, तब ये कॉम्प्लेक्स यहां जाकर बाइंड कर ले रहा है। तो अगर ट्रिप्टोफैन नहीं होता तो ये रिप्रेसर भी जाकर यहां पर बाइंड नहीं करता, तब आरएनए पॉलीमरेज आकर यहां बाइंड करता और वो इन सारे जीन्स की सिंथेसिस करता। अगर कुछ कंफ्यूजन है इसमें, मैं एक बार फिर से दोहरा दूं। हमने मीडियम में ट्रिप्टोफैन डाला, ट्रिप्टोफैन का लेवल ज्यादा है, ट्रिप्टोफैन रिप्रेसर तो बना रहा है, लेकिन ये रिप्रेसर इस ट्रिप्टोफैन से बाइंड कर रहा है। अब जब ये बाइंड कर ले रहा है तो इस स्थिति में ये दोनों जाकर यहां पर बाइंड कर जा रहे हैं इस ऑपरेटर के साथ। अब ये बाइंड कर गए तो यहां पर आरएनए पॉलीमरेज आकर यहां नहीं बाइंड कर पा रहा है, और आरएनए पॉलीमरेज नहीं बाइंड कर रहा है तो इन जीन्स का ट्रांसक्रिप्शन नहीं हो पा रहा। अब हम थोड़ा सा यूकैरियोट्स में देखेंगे कैसे यहाँ पर जीन रेगुलेशन हो रहा है। यूकैरियोटिक जीन्स हम जानते हैं कि बहुत कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, क्रोमोसोम्स ही कॉम्प्लिकेटेड हैं, दे आर हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर्स, न्यूक्लियस के अंदर बंद है, वो साइटोप्लाज्म से दूर हैं, जो प्रोटीन सिंथेसाइजिंग मशीनरी है उससे वो दूर हैं। इन सबको देखते हुए यूकैरियोट्स में खासतौर से हायर यूकैरियोट्स में ओपेरॉन्स बहुत रेयर हैं, और यूकैरियोटिक मैसेंजर आरएनए भी मोनोसिस्टोनिक होते हैं। यूकैरियोटिक जीन्स के रेगुलेशन का एक तरीका है हार्मोनल रेगुलेशन। ये पहला तरीका है यूकैरियोटिक जीन्स के रेगुलेशन। और जीन्स के रेगुलेशन के लिए सारे हार्मोन नहीं बल्कि मुख्य रूप से स्टेरॉयड हार्मोन्स इन्वॉल्व होते हैं, पेप्टाइड हार्मोन्स नहीं।
स्टेरॉयड हार्मोन्स ये डायरेक्टली जीन के रेगुलेशन को, जीन के एक्सप्रेशन को रेगुलेट कर सकते हैं। स्टेरॉयड हार्मोन्स की विशेषता होती है ये लिपिड बेस्ड हैं और जिनकी साइज छोटी होती है वो हार्मोन सेल के मेम्ब्रेन के अंदर प्रवेश कर जाते हैं। पेप्टाइड हार्मोन नहीं कर पाएगा क्योंकि वो वाटर सॉल्युबल है और जो सेल मेम्ब्रेन होता है वो लिपिड की का बाइलेयर है, तो इसलिए उसकी तो दोस्ती लिपिड से है, तो कुछ छोटे स्टेरॉयड हार्मोन्स को वो अंदर जाने देता है मॉलिक्यूल्स को, ये घुस जाते हैं और घुस जाते हैं सेल के अंदर, तो इनका रिसेप्टर या तो साइटोप्लाज्म में होता है या न्यूक्लियस में भी हो सकता है। इनका या तो साइटोप्लाज्म में होता है या न्यूक्लियस में होता है रिसेप्टर। ध्यान है कोई भी हार्मोन या इस तरह की जो चीजें सिग्नल्स आते हैं वो बिना रिसेप्टर के कुछ काम नहीं कर पाते। तो स्टेरॉयड हार्मोन टारगेट सेल में अपने पहुंचा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से होते हुए अंदर चला गया और उसने बाइंड कर लिया अपने रिसेप्टर से। उसका रिसेप्टर या तो साइटोप्लाज्म में हो सकता है या न्यूक्लियस में हो सकता है। तो हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बनाने के बाद वो सेल के न्यूक्लियस में जाता है और सीधे किसी जीन से इंटरेक्ट करके जो उसका टारगेट जीन है उसके एक्सप्रेशन को अफेक्ट करता है। यहाँ देखिए ये एक यूकेरियोटिक सेल है, न्यूक्लियस, ये डीएनए है, यहाँ एक जीन है जिसका एक्सप्रेशन होना है, तो ऐसा नहीं हो रहा है, वो कैसे होगा? स्टेरॉयड हार्मोन पहले ये आया बाहर से, न्यूक्लियस में पहुंच गया, इसका रिसेप्टर ये न्यूक्लियस के अंदर है, रिसेप्टर के साथ हार्मोन ने कॉम्प्लेक्स बनाया, हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बना। अब ये एचआर कॉम्प्लेक्स, हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स जाकर इस जीन में एक स्पेसिफिक पॉइंट से बाइंड कर गया और जब ये बाइंड कर गया तो उसने एक स्पेसिफिक जीन को एक्टिवेट कर दिया। अब उसका एक्सप्रेशन हुआ, मैसेंजर आरएनए बना, मैसेंजर आरएनए बाहर आएगा और उसका प्रोटीन बनेगा। तो यूकेरियोटिक सेल्स में रेगुलेशन का एक ये तरीका है, जीन रेगुलेशन का। इसके अलावा एक और तरीका बताया गया है यूकेरियोटिक सेल्स में जिसे हम ब्रिटेन डेविडसन मॉडल कहते हैं। थोड़ा बहुत उस ओपेरॉन की तरह की चीज है लेकिन बिल्कुल वैसा नहीं है। इस मॉडल में क्या है, ये तीन मुख्य इसके अंग हैं, सेंसर, इंटीग्रेटर और रिसेप्टर। सेंसर, इंटीग्रेटर और रिसेप्टर क्या है ये हम लोग सीधे हम लोग इस डायग्राम से समझते हैं। इसमें एक तीन जीन्स को लिया गया है जिनको कि तीन प्रोटीन बनाना, एल, एम और एन। यूकेरियोटिक सेल्स में बहुत सारे क्रोमोसोम्स हो सकते हैं तो ये अलग अलग क्रोमोसोम, इनको अलग अलग दिखाने का मतलब है कि ये कोई अलग अलग क्रोमोसोम हो सकता है, एक भी हो सकता है, अलग भी हो सकता है। ये तीन हमारे स्ट्रक्चरल जीन हैं जिनके रेगुलेशन सेम कंसर्न, एल, एम और एन, स्ट्रक्चरल जीन। इसके बाद इन स्ट्रक्चरल जीन्स के ही अगल बगल ये कुछ रिसेप्टर्स, अलग अलग तरह के रिसेप्टर, यानी ये अलग अलग मॉलिक्यूल को रिसीव करेंगे। जैसे एल के साथ बी और सी है, एम के साथ ए और बी है, एन के साथ ए बी सी है। ठीक है, तो हम देख रहे हैं कि इन स्ट्रक्चरल अलग अलग स्ट्रक्चरल जीन है, उनके साथ अलग अलग तरह के रिसेप्टर्स। अब इसके अलावा इन जीन्स से कहीं दूर, कहीं किसी और क्रोमोसोम पर इनको रेगुलेट करने वाले जीन्स बैठे हुए हैं जो इनसे दूर है लेकिन इनको रेगुलेट कर सकते हैं। क्या है वो? अब ये देखिए यहां पर ये तीन सेंसर जीन्स दिखाए गए हैं, S1, S2 और S3। S1, S2 और S3, these are different genes जो कि इनसे अलग है, इनसे दूर है। अब ये जो सेंसर जीन्स हैं ये कुछ विशेष इंड्यूसर को सेंस कर सकते हैं, उनके साथ बाइंड कर सकते हैं।
ये इंड्यूसर क्या है? ये इंड्यूसर कोई हार्मोन हो सकता है, कोई दूसरा मेटाबोलाइट हो सकता है, जिसके आने से इन जीन्स की एक्टिविटी बढ़ जाए, इन जीन्स का एक्सप्रेशन शुरू हो जाए। तो कैसे ये हो सकता है? एक इंड्यूसर आया जिसको हमने इंड्यूसर 1 कहा, ये S1 के साथ बाइंड कर सकता है और किसी के साथ नहीं कर रहा है, ठीक है। दूसरा इंड्यूसर आ रहा है तो ये S2 के साथ कर सकता है। तीसरा इंड्यूसर है इंड्यूसर 3, ये S3 के साथ कर सकता है। ये अलग अलग इंड्यूसर अलग अलग सेंसर्स के साथ बाइंड कर रहे हैं। अब इन सेंसर्स के बगल में कुछ इंटीग्रेटर जीन्स, ये इंटीग्रेटर क्या करते हैं? इंटीग्रेटर से आरएनए मॉलिक्यूल्स बन रहे हैं जिन्हें हम एक्टिवेटर आरएनए कहते हैं। इंटीग्रेटर से आरएनए मॉलिक्यूल बनेंगे जिन्हें हम एक्टिवेटर आरएनए कहते हैं। अब देखिए इंड्यूसर 1 आया, इसने S1 सेंसर S1 से बाइंड किया। S1 क्या करता है कि अपने बगल में मौजूद एक इंटीग्रेटर को एक्टिवेट कर देता है। इस इंटीग्रेटर से एक आरएनए मॉलिक्यूल बना जिसका नाम है A, ये एक्टिवेटर आरएनए। ये A कहां जाएगा? ये A जहां इसका रिसेप्टर है, A का रिसेप्टर, ये उससे जाके बाइंड करेगा। अब देखिए A का रिसेप्टर इस L के पास नहीं है, तो यहां नहीं बाइंड करेगा। A का रिसेप्टर M के पास है, A यहां पर है ना रिसेप्टर, तो ये एक्टिवेटर आरएनए आकर इस A से बाइंड कर सकता है। और यहाँ N के पास देखिए यहाँ भी A है, तो ये एक्टिवेटर आरएनए यहाँ भी आएगा और यहाँ भी बाइंड कर देगा। यानी इस एक्टिवेटर आरएनए ने इस दो रिसेप्टर से बाइंड किया, जो M के पास है और जो N के पास है। L वाले के साथ नहीं बाइंड कर सकता है, वहां नहीं है इसका रिसेप्टर। तो अब जब इसने बाइंड किया तो A इस M को एक्टिवेट करेगा, ये A रिसेप्टर M जीन को एक्टिवेट करेगा, यहाँ A रिसेप्टर N जीन को एक्टिवेट करेगा। देखिए एक ही इंड्यूसर आया, S1 से बाइंड किया, एक ही एक्टिवेटर आरएनए बना, लेकिन एक ही एक्टिवेटर आरएनए अलग अलग जीन को एक्टिवेट कर सकता है, M को भी करेगा और N को भी करेगा, ठीक ना, क्योंकि दोनों के पास उसके रिसेप्टर। इंड्यूसर 2 आया, S2 से बाइंड किया, इसने इस इंटीग्रेटर जीन को एक्टिवेट किया, इसने B बनाया। ये B क्या कर रहा है? ये B जाएगा, तो देखिए L के पास B है, इस B से ये बाइंड करेगा। M के पास B है, इसके पास B है, तो यहां भी बाइंड करेगा, और N के पास B है, तो ये यहां भी कर सकता है। यानी ये B जाएगा तो L, M और N तीनों के पास जो रिसेप्टर हैं इनके साथ ये बाइंड कर सकता है, ठीक है, तीनों के साथ। और नतीजा क्या होगा कि ये जो एक्टिवेटर आरएनए है B, ये L को भी एक्टिवेट करेगा, M को भी करेगा और N को भी करेगा। यानी एक इंड्यूसर की मदद से एक एक्टिवेटर आरएनए बना B, और इसने तीन जीन को एक्टिवेट किया, LM और N। इसी तरह से इंड्यूसर 3 आया, जिसने सेंसर 3 के साथ बाइंड किया, तो इसने इंटीग्रेटर C को एक्टिवेट किया। इंटीग्रेटर C इसका यहां पर है सेंसर और यहां पर है सेंसर, इन दोनों से बाइंड करेगा L और N से, यानी C L को भी एक्टिवेट करेगा और N को भी एक्टिवेट करेगा। तो ये है ब्रिटेन डेविडसन मॉडल, जो यूकैरियोटिक सेल्स में जीन रेगुलेशन का एक मैकेनिज्म बताता है, मॉडल है ये। और इस तरह से हम लोगों ने देखा कि यूकैरियोट और प्रोकैरियोट्स में जीन का रेगुलेशन कैसे होता है। अभी हम लोगों ने बहुत बेसिक लेवल पर ही सिर्फ देखा है, कभी इसके अगले वीडियो में हम लोग इसको और इन डेप्थ में जाकर देखेंगे। थैंक यू।